अभी तक जो हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन में सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस बात की, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बात किया कि जब हमारा सिस्टम बाय एनी मीन्स कहीं भी फॉल्ट आता है और किसी भी तरह से अगर सिस्टम अनबैलेंस हो गया, तो सिस्टम अनबैलेंस होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज का अनबैलेंस हो जाना या लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट का अनबैलेंस हो जाना। ओके, तो वोल्टेज अनबैलेंस हो जाना यानी कि उसका मैग्नीट्यूड या तो बराबर ना हो या उसके बीच में जो है फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री ना हो। ओके, देन इन दैट केस दे आर अनबैलेंस, इन दैट केस दे आर अनसिमेट्रिकल। ओके, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ओके कि हम लोग यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट को या कि अनसिमेट्रिकल वेक्टर को या फेजर क्वांटिटी को हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस से उसको ब्रेक किए और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर द डिफरेंट फॉल्ट। ओके, हम लोग फॉल्ट करेंट, फॉल्ट लेवल ओके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हाउ? ओके, तो हम लोग आगे जाने से पहले जो है हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज या करंट या हम लोग जीरो सीक्वेंस के बारे में बात की, जहां हम लोग ने कोई भी एक वेक्टर को जो है कोई भी एक वेक्टर हो ओके ए, देन a1 प्लस a2 प्लस a नॉट, तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व किए, जहां पे आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो सेम फेज सीक्वेंस है। पॉजिटिव मतलब सेम फेज सीक्वेंस, नेगेटिव यानी कि अपोजिट फेज सीक्वेंस। ओके, जीरो मतलब कोई फेज सीक्वेंस में। ओके, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में सारे का मैग्नीट्यूड बराबर, नेगेटिव फेज सीक्वेंस में सारे का मैग्नीट्यूड बराबर और जीरो फेज सीक्वेंस में सारे का मैग्नीट्यूड बराबर। ओके, तो वहां पे पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव को लोग 1 सबस्क्रिप्ट से डिनोट किए, नेगेटिव को 2 सबस्क्रिप्ट से डिनोट किए और जीरो को 0 सबस्क्रिप्ट से डिनोट किए। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में अगर कहीं भी, जैसे ये हमारा जो है दिखाया गया है 3 फेज 4 वायर लाइन से, ओके, जिसमें आपका फेज ए, फेज बी, फेज सी ओके और ये एक न्यूट्रल वायर है। ये कहीं किसी का भी एग्जाम्पल हो सकता है, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल हो सकता है, चाहे आपका ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल हो सकता है, चाहे अल्टरनेटर का एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर जो होगा वहाँ पे स्टार कनेक्टेड विद द न्यूट्रल वाइंडिंग हो। ओके, वहाँ पे न्यूट्रल आइसोलेट नहीं होगा। ये किसी का भी केस हो सकता है, नॉट ओनली फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इट मे बी द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, मोटर, एनीथिंग में भी। ओके, तब यहाँ पे अगर हम लोग किसी फेज के क्रॉस, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या आगे जाके कि किसी फेज के क्रॉस अगर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और अगर उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करता है, इन दैट केस दे हैव द पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, हम लोग कह सकते हैं। हाँ, ओके, यानी कि कहीं भी अगर हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज अप्लाई किए और उसके चलते अगर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है, देन देयर रेशियो इज कॉल्ड पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। आई थिंक ओके वी कैन से ओके कि हम लोग बोल सकते हैं दे हैव पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक उसी तरह डिफाइन हम लोग कर सकते हैं नेगेटिव को भी, जीरो को भी। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो ये फेज ए है जिसका इम्पीडेंस जेड ए, ये फेज बी है जिसका इम्पीडेंस जेड बी है, ये फेज सी है जिसका इम्पीडेंस जेड सी है, ये आपका न्यूट्रल वायर का जिसका जो है इम्पीडेंस जेड एन है। ओके, ये टर्मिनल से ए डैश ए, बी डैश बी, सी डैश सी, एन डैश एन। ओके, ये आपका फेज ए डैश के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ए डैश, फेज ए और न्यूट्रल के बीच में फेज बी के और न्यूट्रल के बीच में ए बी डैश, फेज सी और न्यूट्रल के बीच में ए सी डैश, सिमिलरली ए बी ई सी। ओके, अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ये आई बी आई सी, तो जब रिटर्न पास होगा न्यूट्रल के थ्रू, तो इस न्यूट्रल करंट का वैल्यू क्या होगा, तीनों करंट का सम होगा। ओके, वी ऑल नो, नहीं, आई एन इक्वल टू आई बी प्लस आई बी प्लस आई सी। नो, हम लोग किसी भी एक वायर को देखते हैं। ओके, सपोज हम लोग यहाँ पे इसके क्रॉस हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसके क्रॉस केवीएल लगाते हैं, लगा सकते हैं हम लोग, नहीं, तो माइनस ई ए डैश प्लस आई ए जेड ए प्लस ई ए प्लस आई एन जेड एन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं? नहीं। ओके,
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो लिख सकते हैं। नाउ इसको हम लोग यहाँ पे लिखें ए डैश इक्वल टू ए प्लस आई ए जेड ए प्लस आई एन जेड एन लिख सकते हैं, या हम लोग इस तरह से लिख दें माइनस लिख सकते हैं हम लोग। नहीं, आई ए डैश क्या है, बस डिनोशन है बाबू, है ना। ए डैश और ये दो टर्मिनल जिस तरह से लेते हैं हम लोग, बस यहाँ पे ये इंडिकेशन है। ओके, 1 1 डैश 2 2 डैश। ओके, यहाँ पे सिर्फ ए और ए डैश ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है कि टर्मिनल आपका फेज ए का ही दो टर्मिनल है। एक को हम लोग ए नॉमेनक्लेचर दिए, दूसरे को ए डैश दिए। ए की तरफ जो वोल्टेज है उसको हम लोग कहें ए, और ए डैश की तरफ जो वोल्टेज है उसको कहें ए डैश, तो डेट के बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा वोल्टेज है। 1 2 नाम दे दिए, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे ए डैश या ए मतलब ये हुआ कि हमारा फेज ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एक तरफ के टर्मिनल का वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल जो है या फेज वोल्टेज जो है वो ए डैश है, और दूसरे तरफ का टर्मिनल यानी कि ए का न्यूट्रल के साथ जो वोल्टेज हो ओके वो हमारा ई है। गॉट इट आरती, है ना। ना तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको लिखे। सिमिलरली जो है हम लोग ईबी के बारे में लिख सकते हैं, ईबी इक्वल टू ईबी डैश माइनस आई ए जेड बी माइनस आई एन जेड एन लिख सकते हैं, आई बी जेड बी। उसी तरह ए सी इक्वल टू ए सी डैश माइनस आई सी जेड सी माइनस आई एन जेड। ओके, अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो है सारे का जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट लिख सकते हैं अपना अपना, है ना। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ओके, तो जब हम लोग ये सब सारे को कुछ स्टेप यहाँ पे प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एक तो आउट ऑफ सिलेबस भी है, दूसरा चीज क्या है कि ये कहीं आपको प्रूफ मांगेगा नहीं। तो हम लोग अगर मान लेते हैं किसी इसका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिखे तो क्या लिखते हैं ई ए 1। ओके, या हम लोग ई ए को ब्रेक करते, सॉरी ई ए को हम लोग ब्रेक करते, जैसे हम लोग ए को ब्रेक करते हैं 1/3 प्लस ए, ये है हमारा, है ना 1/3। ओके, ई ए 1 प्लस ई ए 2 प्लस ई ए नॉट लिखते, नहीं ये को हम लोग ये लिखते ना, सॉरी 1/3 नहीं, इस तरह से हम लोग ये लिखते नहीं। उसी तरह हम लोग ई बी को जो है लैम्डा के टर्म में लिखते, फिर इसी को हम लोग लैम्डा के टर्म में लिखते। ओके, तो उसी तरह हम लोग सारे को लिखते, आई ए को भी हम लोग ऐसे लिखते, आई एन को भी वैसे लिखते। तो हम लोग सारा चीज लिखने के बाद यानी कि सीक्वेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट में लिखने के बाद तो हम लोग कुछ स्टेप जब कंक्लूड करते हैं, ओके, नो एनी नीड ऑफ कैलकुलेशन। जब हम इसको कंक्लूड करते हैं सारे को, ये लंबा कैलकुलेशन होता है एक्चुअली बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन आता है EA1 EA2 और EA नोड। ओके, जो आपको याद भी रखना है, जो आगे जाके आपको याद रखना पड़ेगा, EA1 डैश माइनस I1 Z1, EA2 डैश माइनस I2 Z2। ओके, and EA naught dash minus I naught this way। ओके, ये लिख रहे हैं, सॉरी A1 A2 A0। तब जब सारे को हम लोग जो है सीक्वेंस कंपोनेंट में लिखते तब EA को EA1 प्लस EA2 प्लस EA नॉट, उसी तरह हम इसको लैम्डा EA1 प्लस लैम्डा स्क्वायर EA2 प्लस EA नॉट, उसी तरह EC को लैम्डा स्क्वायर EA1 प्लस लैम्डा EA2 प्लस EA नॉट, उसी तरह EA डैश EB डैश सबको लिखते, और लिखने के बाद हम लोग उससे EA1 EA2 EA नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं, तीनों में आपका EA1 EA1 आएगा। ओके, तो उससे हम लोग EA1 का वैल्यू निकालेंगे, EA2 का वैल्यू निकालेंगे, EA नॉट का वैल्यू निकालेंगे, तब वहां पे कैलकुलेट करके कंक्लूड करके जो है ये 3 एक्सप्रेशन आता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। नाउ तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नोट्स में CTM लिखा होगा। ओके, यानी कि आप इसको याद रखेंगे। हम लोग अगर लाइक सीक्वेंस वोल्टेज या सीक्वेंस करंट, हाँ जी, EA1 डैश
नेगेटिव फेज सीक्वेंस है। A1 dash पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द E डैश। EA1 डैश सर। हाँ तो EA1 डैश क्या हुआ? EA1 डैश, EA1 क्या है? EA1 क्या है? EA1 सॉरी पॉजिटिव E सर। डैश क्या है? E डैश एक वोल्टेज है। ओके, जब 1 सब्सक्रिप्ट लगाएंगे तो पॉजिटिव, 2 लगाएंगे तो नेगेटिव और 0 लगाएंगे तो जीरो। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट किसका? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द E डैश। ओके, उसी तरह ये का जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। उसी तरह ये IA का पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। गॉट इट? ओके ओके, सर। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम भी बताया हूँ, आप उसमें देख सकते हो। ओके, सो जस्ट चेक इट। ओके, तो लाइक द सीक्वेंस वोल्टेज एंड सीक्वेंस करंट जो है, हम लोग सीक्वेंस इंपीडेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस इंपीडेंस यहाँ पे क्या है? तो जिस तरह से मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि एक पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है, ओके, एक नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा, एक जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होगा। जिस तरह से हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और करंट को 1 सबस्क्रिप्ट से दिखाते हैं, उसी तरह हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा जिसको Z1 से दिखाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट Z2 और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट यानी कि Z0। ओके, रियल में करंट फ्लो थ्रू होगा न्यूट्रल वायर। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? रियल में करंट फ्लो थ्रू न्यूट्रल वायर होगा, क्यों नहीं होगा? रियल में होता है। ओके, नाउ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट यानी कि Z1। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जिस सर्किट में, ओके, जिस सर्किट में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है, कब? जब आप पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो, यानी कि जब पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अगर उस सर्किट में पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है, इन दैट केस, ओके, द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। गॉट इट? यानी कि इस सर्किट में, अगर इस सर्किट में लोग पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे और इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा, तो जो ये सर्किट ऑफर करेगा या इस सर्किट के द्वारा जो इम्पीडेंस होगा, दैट इम्पीडेंस इज एक्चुअली पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे और नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा, तब सर्किट के द्वारा जो ऑफर होगा आपका, दैट इज द नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। सेम वे में हम लोग जीरो सीक्वेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। नहीं ना? नो, अब इसका कोई नीड नहीं है। ओके, अब हम लोग जो बात करेंगे दैट इज द सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे, ये आगे जाके और आपको धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। अगर अभी किसी को नहीं समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ओके, नो सर प्रॉब्लम। आरती रहा क्या प्रॉब्लम कुछ है क्या? नो, ओके। तो अभी अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है देन दैट्स सफिशिएंट। पूरा आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नहीं आ रहा है देन वेट, धीरे धीरे और ये आपसे फैमिलियर होते जाएगा ना। जब फैमिलियर होते जाए तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगने लगेगा। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहे हैं अभी, वो है हमारा सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे, है ना। सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन जो भी हम लोग लिखेंगे वो अल्टरनेटर के केस में लिखेंगे। ओके, अल्टरनेटर के केस में बात करेंगे, फिर हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के केस में बात करेंगे, फिर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के केस में बात करेंगे, फिर जीरो सीक्वेंस डायग्राम बात करेंगे। और इससे 100% जो है कंपटीशन में नहीं भी तो आपका 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखिए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन बात करें, in the case of alternator, है ना। तो अल्टरनेटर तो आप लोग पढ़े नहीं, ओके, बट आप लोग इतना जानते हैं कि अल्टरनेटर में जो है, अगर हम लोग 3 फेज अल्टरनेटर की बात करें तो वहाँ पे 3 वाइंडिंग होगा, है ना। 3 वाइंडिंग होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है
3 वोल्टेज इंड्यूस होगा। ओके, 3 वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग वोल्टेज इंड्यूस यहाँ बना रहे हैं। अगर यहाँ पे वाइंडिंग जो है इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, हर एक वाइंडिंग का जो है अपना रिएक्टेंस होगा, अपना इम्पिडेंस होगा, है ना। यहाँ हम लोग अल्टरनेटर का बात करें, ध्यान से देखिए, ये आपको काम देगा। ओके, मशीन पढ़िए या ना पढ़िए, इसमें उसका कोई रिलेशन नहीं। ओके, ऑफकोर्स अल्टरनेटर को जो हम लोग वाइंडिंग बनाते हैं, ओके, वो सेम वाइंडिंग बनाते हैं। जब सेम वाइंडिंग होगा तो सेम इम्पिडेंस होगा, तो रेट कि हमारा अल्टरनेटर बैलेंस्ड हो। तो अगर हमारा पता चला कि कोई फेज में ज़्यादा जाता, कोई फेज में जो है ज़्यादा इम्पिडेंस है, किसी फेज में कम इम्पिडेंस है, किसी फेज में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे करंट भी हमारा अनबैलेंस हो जाएगा इनिशियल स्टेज में। तो हम लोग जो भी आपका अल्टरनेटर बनाते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल और बैलेंस कंडीशन में बनाते हैं, तो डेट कि हर फेज के कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने पहले ही बोला कि अगर हमारा सिस्टम जो है बैलेंस होगा तो अल्टरनेटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग वोल्टेज जनरेट करते हैं। जब वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं, ओके, तो वोल्टेज अगर हमारा बैलेंस होगा, ओके, तो वोल्टेज बैलेंस होने के लिए वहाँ पे बाइंडिंग जो है वो भी बैलेंस होना चाहिए, है ना। बाइंडिंग बैलेंस होना चाहिए, बाइंडिंग सिमेट्रिकल होना चाहिए, बाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज जो है वो बैलेंस इंड्यूस होना चाहिए। बैलेंस इंड्यूस होने का मतलब ये है कि सारे फेज के, सारे बाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज है, ओके, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, उसके थ्रू करंट भी बराबर होना चाहिए। अगर वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड बराबर है तो सारे बाइंडिंग का इम्पीडेंस भी क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, 3 फेज ट्रांसफार्मर हो या 3 फेज मोटर हो, दैट डजंट मैटर, अगर वो सिमेट्रिकल है तो हर वाइंडिंग का अपना अपना इम्पीडेंस होगा और वो सारा इम्पीडेंस आपस में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। हर वाइंडिंग के क्रॉस सेम वोल्टेज होगा, हर वाइंडिंग के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा। हाँ, उसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अगर उसका फेजर क्वांटिटी के रूप में देखा जाए तो हर फेज के क्रॉस, चाहे आपका फेज वोल्टेज हो, फेज करंट हो, हर फेज वोल्टेज या फेज करंट के बीच में आपका एंगल कितना होगा, टेल मी। 120 डिग्री, वेरी गुड। ओके, so all of you are very conscious, that's a very thanks to all of you. Okay, now अब हमने यहाँ पे जो है, ये अगर फेज ए है हमारा, कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। आप कॉन्शियस रहते हैं, मैं कॉन्शियस रहता हूँ। ओके, आप सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगा। ओके, ये फेज ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई, फेज बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी, फेज सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई सी, और ये न्यूट्रल। गॉट इट। अब अगर न्यूट्रल के थ्रू भी हम लोग दे दें, है ना, जो भी हम लोग थोड़ा देर पहले दिखाए थे, ये गॉट इट। ओके, ये अर्थ किया हुआ है और ये आई एम, दिस इज द अल्टरनेटर, दिस इज एक्चुअली द बैलेंस्ड 3 फेज अल्टरनेटर, बैलेंस्ड 3 फेज अल्टरनेटर। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए, फिर से शुरू से बात कर रहा हूँ मैं। लेटेस्ट एज्यूम्ड दैट द 3 फेज ये लोडेड है या अनलोडेड है, ये ओपन सर्किट है तो अनलोडेड अल्टरनेटर, याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये अनलोडेड अल्टरनेटर है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अनलोडेड अल्टरनेटर का बात की, है ना। अल्टरनेटर का 3 वाइंडिंग, ओके, 3 वाइंडिंग, 3 फेज, यानी कि फेज ए, फेज बी, फेज सी। ये फेज ए के कॉरस्पॉन्डिंग, फेज बी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये फेज सी के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, ये फेज ए, फेज बी, फेज सी के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर में, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ई ए, ई बी, ई सी, तीनों का आपस में मैग्नीट्यूड बराबर होगा और तीनों के बीच में एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा, तभी वो हमारा बैलेंस अल्टरनेटर होगा, है ना। नाउ यहाँ पे हम लोग एक कंसीडर किए 3 फेज अनलोडेड अल्टरनेटर। अनलोडेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं है, अनलोडेड अल्टरनेटर है। ओके, विद द न्यूट्रल ग्राउंडेड, ग्राउंडेड थ्रू द इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। इम्पीडेंस का मतलब जेडन है, रिएक्टेंस होता तो एक्शन होता। ओके,
तो यहाँ पे जब सिस्टम बैलेंस्ड है तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी बैलेंस थ्री फेज अल्टरनेटर में वो भी हमारा सेम एम्पलीट्यूड का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। जस्ट राइट इन द चैट यस और नो। ओके, तो जो भी वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो हमारा जो है वो बैलेंस्ड है, तो वोल्टेज यानी कि ई और ईबी और ईसी का जो है मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लिखने का मतलब ये होता है ना कि आप लोग मेरे साथ कॉन्शियस हो। ओके, और एवरी स्टूडेंट का मैं नाम देखता हूँ और उनका नाम जो है ना मेरे माइंड में छपा रहता है। ओके, कौन स्टूडेंट लिख रहे हैं कौन स्टूडेंट नहीं लिख रहे हैं उससे बहुत कुछ पता चलता है। तो प्लीज एवरीबॉडी मे बी कॉन्शियस रह सकते हैं। ओके, यहाँ पे ए बी ई सी दोनों के बीच में जो है बी और एच, ये क्या लिखे, अच्छा बैलेंस है। ओके, ए बी ई सी तीनों तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा और तीनों जो है आपका 120 डिग्री एंगल से फेस डिस्प्लेस्ड होगा, है ना। देखिए एक गिलास पानी जरा। ओके, यहाँ तक आई थिंक नो क्लियर, मतलब क्लियर है। तो इस फिगर में जो है आपको दिख रहा है ई बी एंड ई सी। ओके, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द केस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर। अब जैसे ही अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ, हम लोग इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का ही बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है, तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुल्ली। जैसे ही सिस्टम आपका जो है सिस्टम में या अल्टरनेटर में या अल्टरनेटर के टर्मिनल में किसी तरह का भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ, ओके, तो अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ ओके विद द टर्मिनल्स ऑफ एन अल्टरनेटर, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। यानी कि इस फेज में जो करंट फ्लो करने लगेगा वो कोई भी हो सकता है फॉल्ट। ओके, ये हो सकता है कि आपका फेज ए यानी कि एलजी फॉल्ट हो, ये हो सकता है कि ये दोनों फेज जो है आपको एक साथ फॉल्ट हो, ओके एलएल फॉल्ट हो, या हो सकता है एलएलजी फॉल्ट हो, या तीनों एक साथ आपका फॉल्ट हो जाए एल 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 फॉल्ट हो, ओके, या एल 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 जी फॉल्ट हो। गॉट इट। आउट ऑफ ईच फॉल्ट हम लोग जानते हैं कि फॉल्ट जो है सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना, जिससे हम लोग फॉल्ट एमवीए का वैल्यू निकालते हैं, फॉल्ट लेवल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ वैसे ही अनबैलेंस करंट फ्लो करने लगा इन द लाइन। ओके, और अगर फॉल्ट इन्वॉल्व है और वहां पे फॉल्ट जो है ग्राउंड को इन्वॉल्व किए हुए है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अब मान लेते हैं ये फॉल्ट हुआ, ओके एलजी फॉल्ट यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये ग्राउंड ये भी ग्राउंड, तो ये क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा, यानी कि ये आईए जो है ये आईए इसके थ्रू फ्लो करने लगेगा, नहीं, गॉट इट। ओके, ये आईए इसके थ्रू फ्लो करने लगेगा, यानी कि उस कंडीशन में न्यूट्रल करंट भी फ्लो करने लगेगा। ओके, न्यूट्रल करंट फ्लोज थ्रू द रिएक्टेंस और इम्पीडेंस Zn फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन और इम्पीडेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, हाउ वी फाइंड द सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन एंड सीक्वेंस इम्पीडेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम लोग अगर पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का बात करें, जस्ट सी, ओके, अगर हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का बात करें तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस मतलब क्या, यहाँ पे अगर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज इंड्यूस हुआ, है ना, तो करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करना चाहिए। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ओके, अगर हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगर अल्टरनेटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज इंड्यूस हुआ, तो उसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो भी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, तो उसके चलते जो इम्पीडेंस होगा वो इम्पीडेंस कैसा इम्पीडेंस होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होगा, है ना। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस हुआ, ओके, इन दैट केस अगर अब हम लोग यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो न्यूट्रल करंट है आई एन इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे IA1 प्लस IV1 प्लस IC1, जस्ट टेल मी
लिख सकते हैं, है ना, IN। अब IA1 को IA1 रहने दिए, IB1 फेज सीक्वेंस हमारा देखो कौन सा है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज है तो हम लोग IB1 अगर लिखेंगे तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे IA1 में या लैम्डा स्क्वायर से, जस्ट टेल मी। यानी कि IB1 और IB1 को अगर IA1 के टर्म में लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर से। वेरी गुड रत्नेश, ओके। यानी कि हम लोग इसको लैम्डा स्क्वायर IA1 और IC1 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये क्या हो गया, लैम्डा I1। तो जब IA1 इसमें कॉमन ले लिए तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, 0। यानी कि यहाँ पे IN आपका 0 हो गया, ओके। यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस जब आप बात करेंगे या पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन जब लिखेंगे तो उस कंडीशन में न्यूट्रल करंट क्या हो गया, 0। यानी कि इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ओके। नाउ जब हम लोग अल्टरनेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, अब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थ्री फेज को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो पर फेज कैलकुलेट करते हैं, थ्री फेज ही क्यों, ओके। हम लोग सॉरी थ्री फेज में अल्टरनेटर ही क्यों, कोई भी हमारा डिवाइस वो अल्टरनेटर रहे, ट्रांसफार्मर रहे या मोटर रहे, ट्रांसमिशन लाइन रहे, हम लोग हमेशा पर फेज कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि करंट का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पर फेज कैलकुलेशन बात करते हैं, नहीं करंट बात करेंगे, इम्पीडेंस का बात करें तो हम हमेशा क्या करते हैं, पर फेज का बात करते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, ओके, एग्री। देन अब हम लोग इसका जो है पर फेज, अगर एक फेज को हम लोग कंसीडर करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये IA1, देखो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और इसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है ये हमारा क्या है, ये न्यूट्रल। ये देखो ये एक्चुअली हम ये पार्ट को उठाए है ना, तो इसके टर्मिनल के क्रॉस मान ली हम लोग ये VA1 प्लस माइनस, ये देखो Z1, ओके। अब जब इसमें KVL आप लगाएंगे, ये समझा रहा ना सर्किट, ओके, दिस इज अ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ओके। सिर्फ इस सर्किट को हम लोग कंसीडर किए, इस टर्मिनल और ये न्यूट्रल वायर के बीच में कुछ वोल्टेज तो होगा, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज को लिख दिए VA, और चूंकि पॉजिटिव सीक्वेंस निकाल रहे हैं तो VA1। अब इसमें KVL अप्लाई किए, ओके, तो माइनस EA1 प्लस IA1 Z1 प्लस VA1 इक्वल टू व्हाट, 0। यानी कि VA1 इक्वल टू EA1 माइनस IA1 Z1 लिख सकते हैं, टेल मी, ओके। और यहाँ पे ये लिखते हैं, लिख सकते हैं, ओके। अब सोचो यहाँ पे हम लोग EA क्यों लिखे, EA1 क्यों नहीं लिखे, हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस इसको क्यों लिखे, EA1 हम लोग क्यों लिखे, नेगेटिव सीक्वेंस क्यों नहीं लिखे, है ना, या हम लोग EA1 क्यों नहीं लिखे, इसके बारे में हम लोग जस्ट बात करेंगे, ओके। ये हमारा न्यूट्रल से कनेक्टेड है, इसको हम लोग लिखते हैं जीरो पोटेंशियल बस, ZPB। अब देखेंगे किसी किसी बुक में जो है ये ZPB लिखा हुआ है, जीरो पोटेंशियल बस, यानी कि ऑफकोर्स ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है तो हम इसको लिखते हैं जीरो पोटेंशियल बस, ओके। यानी कि उसका पोटेंशियल क्या है, हमारा 0 है, ओके। जब इसका पोटेंशियल 0 है यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, VA1 पोटेंशियल, सॉरी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA1, ओके। तो हम लोग यहाँ पे EA ही लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, पहले ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हम जस्ट बात करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मिलाइए, है ना। ये रिक्वायर्ड पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन है जो आपको याद रखना होगा, VA1 इक्वल टू EA माइनस IA1 Z1, ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ओके। पहले ये सिलेबस में था, पुराने सिलेबस में, अब हटा दिया, ओके। अब यहाँ पे ये देखो, अगर EA1 को VA1 लिख दिया, ऑफकोर्स आपको याद होगा इधर का टर्मिनल वोल्टेज था ये EA1 डैश, ओके। जो भी इधर का आपका टर्मिनल वोल्टेज था तो यहाँ पे ये इंड्यूस वोल्टेज है EA1 डैश, यानी कि EA, ओके। और उसके बाद जो इसमें आप पुट करेंगे, ओके, तो ये सेम आ जाएगा,
सेम आ रहा है ना, ये सेम आ रहा है, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं ना। इसलिए मैंने अभी तक यहाँ पे इसको लिखे हुआ हूँ सो डेट कि आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ओके नाउ यहाँ पे जो अल्टरनेटर हम लोग डिजाइन किए हुए हैं, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा कि हम लोग यहाँ पे EA क्यों लिखे। ओके EA लिख दिए, यानी कि आपको जो है यहाँ पे जो भी वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हुआ वो सारा का सारा वोल्टेज वो एक्चुअली पॉजिटिव वोल्टेज ही है, उसमें किसी तरह का नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज या जीरो सीक्वेंस वोल्टेज नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है अल्टरनेटर को जो डिजाइन किए हुए हैं वो सिमेट्रिकल वाइंडिंग से ही डिजाइनिंग है उसका, है ना, बाइंडिंग पहले से ऑलरेडी सिमेट्रिकल है। ओके बाइंडिंग ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, देन देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ द फॉल्ट ऑन द वाइंडिंग इंड्यूस्ड EMF। यानी कि अब जैसे यहाँ पे अल्टरनेटर को जब डिजाइन किए हुए हैं सिमेट्रिकल वाइंडिंग से, तो जो भी जनरेटेड वोल्टेज होगा तो वो तो हमारा सिमेट्रिकल है, तो जो भी जनरेटेड वोल्टेज होगा वो हमारा बैलेंस है। ऑल ऑफ यू एग्री? क्योंकि बाइंडिंग तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है हमारा, जब बाइंडिंग डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो जो भी हम लोग अपने जो भी हम लोग प्राइम मूवर से रोटेट किया अल्टरनेटर को इनपुट मैकेनिकल दिए, तो मैकेनिकल इनपुट देने के बाद ओके अल्टरनेटर का प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल है ना, यहाँ पे भी आपका फील्ड प्रोड्यूस होगा स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा, उसके बाद जो है आपका रोटर में फील्ड वाइंडिंग होगा और स्टेटर वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होगा। ओके जैसे हम लोग डीसी मशीन वगैरह में करते थे, डीसी में स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग होता था और रोटर वाइंडिंग में आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होता था। बट उसमें हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में जो है हम लोग जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली ओके वो रोटर में फील्ड वाइंडिंग होता है और स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इसको मतलब सिर्फ यही नहीं होता, हम लोग रोटर पे भी फील्ड वाइंडिंग करते हैं और स्टेटर पे भी आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। ओके यानी कि रोटर पे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग भी कर सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अल्टरनेटर। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये है सिर्फ हम लोग फील्ड वाइंडिंग वहां पे दिए और स्टेटर में EMF इंड्यूस हो गया, तो EMF इंड्यूस होने तक ओके उसको वो कोई मैटर नहीं करता है कि आगे फॉल्ट आया या नहीं आया। या याद करो आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ओके थ्री फेज इंडक्शन मोटर को याद करो, वेट सेलेस थ्री फेज इंडक्शन मोटर को याद करो, वहां पे कुछ भी लोड लगा हुआ है, कुछ भी लोड लगा हुआ है उससे स्लिप वेरी कर रहा है, बट जो E2 नोड वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उस वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आया, है ना, E2S में चेंजेस आएगा, E2S इक्वल टू S इनटू E2 नोड। गॉट इट? आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेम्बर। ओके आपको याद हो। देन जब वहां पे वोल्टेज में इंड्यूस नहीं हुआ तो वोल्टेज का जो इंड्यूस होना है दैट इज द प्राइमरी कॉज। उसका प्राइमरी कॉज क्या है कि बाइंडिंग हमारा सिमेट्रिकल है, हम लोग प्राइम मूवर से इनपुट दिए मैकेनिकल इनपुट, तो यानी कि कंडक्टर हमारा रोटेट किया और ऊपर से हम लोग फ्लक्स पास किए, जब फ्लक्स पास हुआ कंडक्टर रोटेट किया, then there is a relative motion between the conductor and magnetic field, then in that case there will be an induced EMF। Got it? अब सोचो यहाँ इस इंड्यूस्ड EMF होने तक क्या कहीं भी एक्सटर्नल कोई भी पैरामीटर का इफेक्ट इस पे है या नहीं है? नहीं है ना। जब कोई भी एक्सटर्नल पैरामीटर चाहे फॉल्ट हो या ना हो, चाहे आपका वो अनलोडेड केस हो या लोड लगा हो या ना हो, ओके फॉल्ट हो चाहे ना हो, ओके दैट डजंट मैटर, करंट फ्लो करे या ना करे, ओके बट वोल्टेज तो इंड्यूस होगा ही ना, करंट फ्लो करे चाहे ना फ्लो करे वोल्टेज तो इंड्यूस होगा। वोल्टेज का इंड्यूस होना ओके दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल पैरामीटर व्हिच इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द अल्टरनेटर। यानी कि टर्मिनल अल्टरनेटर के टर्मिनल पे क्या लोड कनेक्टेड है या क्या नहीं कनेक्टेड है या क्या फॉल्ट आ गया है, उससे वो पैरामीटर क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। उस पैरामीटर से उसको कोई मतलब नहीं है। जब पैरामीटर से मतलब नहीं है, अल्टरनेटर को हम लोग ऑलरेडी बैलेंस डिजाइन करते हैं, इन दैट केस जो है अल्टरनेटर हमारा जो है जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वो हमेशा बैलेंस होगा। गॉट इट? जब वो हमेशा बैलेंस होगा यानी कि इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि अल्टरनेटर में जो भी वोल्टेज आया वो हमेशा जो है बैलेंस वोल्टेज होगा।
अब बैलेंस वोल्टेज होने का मतलब ये पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एक्चुअली क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जो एक्चुअली ई बी ई सी, ये एक्चुअली क्या है? यही है ना, बीच में ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल पॉजिटिव की जैसा ही है। तो ओरिजिनल जब पॉजिटिव की जैसा है, यानी कि यहाँ पे सारा का सारा जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, एक्चुअली हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट में अगर बात करें तो ये वोल्टेज हमारा कौन सा वोल्टेज में आएगा? कौन सा आएगा? वो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस में आएगा। यानी कि हम लोग इसमें बोल सकते हैं कंक्लूजन के साथ कि जनरेटेड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस को ही सिर्फ रखता है, यानी कि देयर इज नो एनी नेगेटिव सीक्वेंस, ओके, देयर इज नो एनी जीरो सीक्वेंस। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? नहीं, ऑनलाइन पढ़ाने भाई बहुत मेहनत लगता है, समझ नहीं आ रहा है। कंटिन्यू बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो ना। ये आप लोग को अब समझ में आ गया कि अगर कोई पूछता है चलो पॉजिटिव सीक्वेंस में यहाँ पे EA1 क्यों नहीं लिखे, तो आप बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते, आई थिंक, है ना, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके, कर सकते हैं। ठीक, बड़ा ये सब धीरे धीरे आ रहा है, बस 2 ही 3 लोग कर सकते हैं। नेटवर्क में जाम है क्या? सबका धीरे धीरे आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे ओके ओके, तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम लोग बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ ये कंसिस्ट करता है, ओके, वो ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव ही है एक्चुअली। यहाँ पे कोई नेगेटिव और कोई जीरो नहीं आ रहा है। उसके साथ जो इम्पीडेंस है वो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अल्टरनेटर का जब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क लिखेंगे तो एक्चुअली वो जो वोल्टेज है वो ई, वो अल्टरनेटर का एक्चुअल वोल्टेज है, वहां पे कोई भी नेगेटिव और जीरो नहीं आ रहा, तो वही हमारा पॉजिटिव ही हो गया। ओके, अब यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि किसी तरह का इम्पीडेंस अपीयर नहीं हुआ। क्यों अपीयर नहीं हुआ? क्योंकि न्यूट्रल करंट का वैल्यू क्या आया? 0 आया। ओके, क्योंकि जो फेजर सम हो रहा है IA1, IB1 और IC1, इन तीनों का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। इन तीनों का सम 0 होने के कारण जो है किसी तरह का न्यूट्रल करंट फ्लो नहीं कर रहा है जेडिंग के थ्रू। जब जेडिंग के थ्रू न्यूट्रल करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो गया। गॉट इट सर? जब सर फॉल्ट नहीं हुआ तब ना सर IN का मान 0 है सर, IN इक्वल टू क्या 0। क्या क्या फिर से बोलिए। जब सर फॉल्ट से पहले IN का सर IN इक्वल टू 0 है ना सर? फॉल्ट से पहले IN इक्वल टू 0 सर, तो IA डैश। चाहे ना हो, मैंने इसमें कहीं फॉल्ट लाया हूँ? नहीं सर, नहीं ना, नहीं सर, मतलब वो सिमेट्रिकल का है ना सर? बस सिमेट्रिकल नहीं है बाबू, ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का है। कि अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क लिखेंगे, ओके, तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क लिखेंगे तो इन दैट केस जो है ये IA1, IB1 और IC1 तीनों का सम ऑलवेज ऑलवेज 0 हो जाएगा, चाहे वो फॉल्ट हो चाहे ना हो। गॉट इट? यस सर। और फॉल्ट के बाद जो है पॉजिटिव सीक्वेंस ओके सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा सर। नहीं 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 यार, पॉजिटिव सीक्वेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन, कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया हुआ है। पॉजिटिव सीक्वेंस क्लॉकवाइज नहीं, पॉजिटिव सीक्वेंस हमेशा ओरिजिनल वेक्टर के सीक्वेंस में होगा, हाँ, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कंडीशन, GN कंडीशन, पता नहीं क्या लिखा भाई। ओके, जो भी ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल वेक्टर होगा, ओके, उसका जो सीक्वेंस होगा फेज सीक्वेंस, उसी के सीक्वेंस में पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगा ऑलवेज। अगर ABC ओरिजिनल वेक्टर जो अनबैलेंस हुआ है वो अगर आपका जो है डायरेक्शन उसका क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव का क्लॉकवाइज और नेगेटिव का एंटी क्लॉकवाइज। अगर ओरिजिनल का आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव का एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव का क्लॉकवाइज होगा। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज कंक्लूजन हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है इसको आप याद रख लेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन है बट देयर इज नो एनी नीड। यहाँ पे जो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है इम्पीडेंस वो
वाइंडिंग रिएक्टेंस होता है, सॉरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस होता है, और साथ साथ डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस होता है। ओके, वाइंडिंग रेसिस्टेंस यानी कि इसका अपना रेसिस्टेंस R1, ओके, R2, R1 यानी कि वाइंडिंग का अपना रेसिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो Z1 होगा एक्चुअली Z1 that is may be the winding resistance and direct axis reactance। डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस जिसको आगे हम लोग जो है और एक्सप्लेन करेंगे इसको पार्ट में ब्रेक करके, जिसमें सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है। ओके, सबको हो रहा है क्या जो धीरज लिखे हैं? नो, then that's your problem, धीरज। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो पॉजिटिव सीक्वेंस है, याद रखने की वाली बात है, ये मैंने पहले ही बोला। ओके, कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस दैट मे बी द वाइंडिंग रेसिस्टेंस, ओके, एंड डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस वो आपका सब ट्रांजिएंट भी हो सकता है, ट्रांजिएंट भी हो सकता है, स्टेडी स्टेट भी हो सकता है। वो हम आगे बताएंगे अल्टरनेटर के केस में। अल्टरनेटर में इसको पढ़ाएंगे जब टू रिएक्शन थ्योरी बताएंगे। ओके, या इसमें आगे जाके बात करेंगे जब फॉल्ट बताएंगे। ओके, सो डोंट वरी। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ओके, XD दैट इज द डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। ओके, जब डबल डैश यहाँ पे होगा देन दैट इज कॉल्ड सब ट्रांजिएंट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। ओके, जब सिंगल डैश होगा देन दैट इज द ट्रांजिएंट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। ओके, जब कोई डैश नहीं होगा then that is the steady state direct axis reactance। याद रखिएगा इस चीज को, ऑब्जेक्टिव में हमेशा मतलब हमेशा पूछता है। एंड इन द केस ऑफ अल्टरनेटर सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस इज लेस देन द ट्रांजिएंट रिएक्टेंस देन द स्टेडी स्टेट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस अगर कम है डायरेक्ट, ओके, दो तरह का होता है रिएक्टेंस, डोंट वरी, आगे मैं बताऊंगा। डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस यानी कि डी एक्सिस रिएक्टेंस और क्यू एक्सिस रिएक्टेंस, एक्सडी और एक्सक्यू, दो कंपोनेंट होता है अल्टरनेटर। यहाँ पे उसी डायरेक्ट कंपोनेंट, डायरेक्ट का 3 कंपोनेंट है, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट डायरेक्ट रिएक्टेंस। ये कब आएगा? जब फॉल्ट होगा तब। जब फॉल्ट होगा तब तो यहाँ यानी कि यहाँ पे 3 तरह का फॉल्ट होगा। पहला सब ट्रांजिएंट नेचर का होता है, फिर दूसरा ट्रांजिएंट नेचर का होता है, वही हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में चला जाएगा, जिसको हम आगे डिक्लेयर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो डोंट वरी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंट दैट इज ऑलवेज लेस देन ट्रांजिएंट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंट दैट इज लेस देन द स्टेडी स्टेट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंट। ओके, याद आपको कैसे रहेगा? डोंट वरी, जब हम वहां बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब लेकिन एक चीज बताओ आप यहाँ पे कि अगर सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है ट्रांजिएंट से छोटा है तो फॉल्ट करंट किस में ज्यादा होगा? ट्रांजिएंट में या सब ट्रांजिएंट में या आपका स्टेडी स्टेट में? फॉल्ट करंट किस कंडीशन में ज्यादा होगा, किस स्टेट में ज्यादा होगा? सब ट्रांजिएंट। वेरी गुड विशेष। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉल्ट करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में कम होगा उस कंडीशन में फॉल्ट करंट ज्यादा होगा, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस निकाल रहे हैं, अब हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस निकालेंगे। नेगेटिव सीक्वेंस, ओके, तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क इक्वेशन निकालेंगे और इम्पीडेंस जब निकालेंगे, ओके, तो नेगेटिव सीक्वेंस में तो कोई वोल्टेज नहीं, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज कहाँ चला गया? सारा का सारा वोल्टेज तो पॉजिटिव सीक्वेंस का ही है ना? उसको तो कोई कंपोनेंट से मतलब ही नहीं है, नहीं। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको डायरेक्टली ग्राउंडेड भी कर सकते हैं या कोई रिएक्टेंस ले सकते हैं, दैट्स योर डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे यानी कि फाइनल आपका सर्किट इस तरह से होगा, किसके लिए? नेगेटिव के लिए।
अब इस IN का वैल्यू जो है IA2 IB2 और IC2 के बराबर होगा नहीं। ओके, अगेन जब इसको ब्रेक करेंगे IA2 प्लस ये आपका क्लॉकवाइज है और नेगेटिव सीक्वेंस है ना। ओके, तो नेगेटिव सीक्वेंस में IB2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? सिंपल लैम्डा I2 प्लस लैम्डा स्क्वायर IA2, हाँ नेगेटिव है, ठीक इसका उल्टा होगा ना। ओके, तो यहाँ पे भी आप IA2 आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसका सम 0, यहाँ पे न्यूट्रल कैंड 0, तो न्यूट्रल कैंड 0 होने के कारण जो है हम लोग यहाँ पे हटा दिए रिएक्टेंस को। अब सोचो अगर आप इसका नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क लिखेंगे तो ये वोल्टेज तो खत्म, ये तो वोल्टेज है ही नहीं भाई, है ना। नेगेटिव में ये2 ये IA2 और ये VA2 लिख सकते हैं, टेल मी। ओके, जब आप इस पे KVL अप्लाई करेंगे तो ये खत्म, है ना। IA2 प्लस ZA2 प्लस VA2 यानी कि VA2 इक्वल टू व्हाट माइनस IA2 Z2 लिख सकते हैं। दिस इज द सेकंड नेटवर्क इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, VA2 इक्वल टू माइनस IA2 Z2, डोंट वरी, अभी हम आगे मैट्रिक्स बनाएंगे इसका। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ओके, जब आप इसको जो है कंपेयर करेंगे इससे, तो इस IA2 का वैल्यू VA2 डैश का वैल्यू 0 और ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली VA2 इक्वल टू माइनस IA2 Z2। नाउ इस केस में आपको याद क्या रखना है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस जो है, ओके, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस जो है वो आपका वाइंडिंग रेसिस्टेंस होगा या वाइंडिंग रेसिस्टेंस होगा और डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस होगा। डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस में कोई भी रिएक्टेंस हो सकता है, दैट इज मे बी सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। बट इस केस में अल्टरनेटर के केस में जो हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस लेंगे, ओके, दैट इज X2, ओके, दैट इज जस्ट ओनली X2, that is the average value of XD plus XQ by 2। Got it? यानी कि सब टांजेंट D एक्सिस एंड Q एक्सिस का जो है एवरेज, ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ XD डबल डैश एंड सब टांजेंट D एक्सिस, वीडियो देख लीजिएगा, हाँ आप वीडियो देख लेना, सबको किसी न किसी भी प्रॉब्लम रहेगा। ये समाप्ति हो रहा है, फ्लाइट मोड में आके फिर से ज्वाइन कीजिए। नाउ मैंने क्या बोला, सबको आ रहा है ना, ये वीडियो देख रहे हैं ना सबको? ओके, तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ याद रखना है ना, ये याद रखना है। बाकी ये भी याद रखना है कि इन द केस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ओके, देयर इज नो एनी जनरेशन ऑफ नेगेटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी याद रखना होगा, है ना। ये मैंने पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया। उसी तरह अगर आप जीरो सीक्वेंस आप निकालेंगे, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, तो ये ZG नॉट या Z नॉट, हम लोग ZG नॉट लिखते हैं, है ना। ZG नॉट यहाँ पे अगर इम्पीडेंस रहा देन ZN, ओके, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा IB नॉट, IB नॉट और ये IC नॉट। ओके, नाउ अगर यहाँ पे न्यूट्रल कैंड को कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर है भाई, है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3IA नॉट, यानी कि इस केस में न्यूट्रल करंट फ्लो करेगा। जब इस केस में न्यूट्रल करंट फ्लो करेगा, इस केस में न्यूट्रल का इम्पीडेंस भी एग्जिस्ट करेगा। गॉट इट? इस केस में न्यूट्रल का इम्पीडेंस भी एग्जिस्ट करेगा ना, या नहीं करेगा?
करंट फ्लो कर रहा है तो न्यूट्रल का इम्पीडेंस भी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे जो इम्पीडेंस लिख रहे हैं आप, ओके, आई ए नॉट इस वन, ये देखिए, तो आई ए नॉट फ्लो कर रहा है तो इसके लिए जेड जी नॉट हो गया। लेकिन न्यूट्रल इम्पीडेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके, वो तो हमारा आई एन फ्लो कर रहा है ना, और ये आई एन का वैल्यू 3 आई ए नॉट है, लेकिन इसमें तो करंट हमारा आई ए नॉट ही फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इस न्यूट्रल इम्पीडेंस में करंट आई एन फ्लो कर रहा है और इस आई एन का वैल्यू 3 आई ए नॉट है, और ये जो हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस का पर फेज नेटवर्क बना रहे हैं, इसमें तो सिर्फ आई ए नॉट फ्लो कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन करे आई एन जेड एन, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 आई ए नॉट जेड एन, ओके, या आई ए नॉट इंटू 3 जेड एन लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको 3 जेड एन लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, अगर लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिए हम लोग तब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। जेड नॉट इक्वल टू जेड जी नॉट प्लस 3 जेड एन लिख सकते हैं हम लोग। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब इसमें फिर से जो आप केवीएल लगाएंगे तो ये सारा 2 आपका जो है 0 0 0 बदल गया। ओके, यानी कि वी ए नॉट इक्वल टू माइनस आई ए नॉट जेड नॉट लिख सकते हैं। टेल मी, जहाँ पे जेड नॉट का वैल्यू क्या है, जहाँ पे जेड नॉट का वैल्यू क्या है, जेड जी एन एंड जेड जी नॉट प्लस 3 जेड एन, ओके, दिस वन, यानी कि हम लोग फाइनल अगर इक्वेशन लिखे इन द केस ऑफ अल्टरनेटर, तो देखो GA1 इक्वल टू EA माइनस IA1 Z1, GA2 इक्वल टू माइनस IA2 Z2, GA नॉट इक्वल टू माइनस IA नॉट Z नॉट। ये इक्वेशन आपको याद रखना है जब तक कि आप जॉब ना पाले, जहाँ पे जेड नॉट का वैल्यू क्या है, जेड जी नॉट जो अल्टरनेटर का इम्पीडेंस है प्लस 3 जेड एन जो उसका न्यूट्रल अगर है कनेक्टेड, तो अगर न्यूट्रल है तो जेड एन होगा, न्यूट्रल नहीं तो नहीं होगा, है ना। इसको याद रखना है। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो VA1 VA2 VA नॉट इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, EA पॉजिटिव में सिर्फ EA, नेगेटिव में 0, नेगेटिव और 0 में 0, ओके, माइनस ये IA1 IA2 IA नॉट। अब देखो BA1 इक्वल टू EA माइनस IA1 Z1, तो BA1 इक्वल टू EA माइनस सिर्फ IA1 है तो बाकी सब क्या हो जाएगा, 0, सॉरी सिर्फ Z1 है, ओके, तो बाकी सब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक इट्स ओके, ठीक है। उसी तरह 0 Z2 0 0 0 Z नोट लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। टेल मी, लिख सकते हैं, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक